मैं समर्थ्याय साझादार राष्ट्रीय राज्य का जनता टोपली। आज हम भी पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान के वास्तविक और राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार में आवश्यकतावाद के मुख्य सिद्धांतों को अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रारंभ से ही प्राचीन काल से ही राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर के अनेक विचारधाराएं प्रस्तुत रही हैं। व्यक्ति में विवेक होता है, व्यक्ति अपने हित में सोचता है, अर्थात व्यक्ति अपने स्वयं अधिकार बनाता है और व्यक्ति को कार्य करने की असीम स्वतंत्रता होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को व्यक्ति के कार्य में नाशुक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है कि समाज में अपराध है, इसलिए राज्य का केवल दायित्व यही है कि वह सुरक्षा का प्रबंध करे, पुलिस की व्यवस्था करे, सेना की व्यवस्था करे। व्यक्ति के विकास में राज्य के योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब व्यक्ति सुख को जानता है, व्यक्ति में ये जानकारी व्यक्ति जानता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, व्यक्ति रचनात्मक कार्यों में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जीएस मिल, स्पेंसर, फ्रीमेन आदि राजनीतिक शास्त्र में दावा किया गया है कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा अनावश्यक रूप से कार्य करने से नहीं रोका जाना चाहिए। फ्रीमेन ने यह कहा है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है, कम से कम शासन करती है कि जो व्यक्ति के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती है वह सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्ति को न केवल विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बल्कि उसे कार्य करने की पूर्ण से स्वतंत्रता होनी चाहिए। जानशर्ट का यह मानना है कि जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का अन्य व्यक्ति पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, उस व्यक्ति को कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी ओर दूसरी विचारधारा के समर्थक का मानना है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था होती है, अर्थात राज्य के अभाव में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, उसका संपोषित विकास नहीं हो सकता है, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए विकास से संबंधित सभी जो सुविधाएं होती हैं व्यक्ति राज्य से ही प्राप्त करता है, अर्थात राज्य में रहकर के ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था होती है। राज्य के द्वारा न केवल अपराधियों को दंडित किया जाता है, न केवल अपराध पर अंकुश लगाया जाता है, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए राज्य की लोक कल्याण संस्था होती है। इसे आदर्शवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर व्यक्तिवादी की बात एक इस प्रकार की विचारधारा होती है जो प्रत्येक दृष्टि से राज्य को किसी भी दृष्टि से जनहित में नहीं मानती है, बल्कि राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में एक अवांछनीय संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। अराजकतावाद अंग्रेजी भाषा के अनार्किक शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अनार्किया शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नो रूल, अर्थात शासन का भाव। अराजकतावाद व्यवस्था का भाव नहीं, बल्कि अराजकतावाद में बाध्यकारी शक्ति का भाव आ जाता है। एक बाध्यकारी जो सत्ता होती है, जो शक्ति होती है, उसका भाव पाया जाता है। अराजकतावाद के दो अर्थ होते हैं। नकारात्मक अर्थ में एक राज्य की समाज की स्थापना को बोल दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राज्य बाध्यकारी शक्ति पर आधिपत्य व्यवस्था होती है, जिससे किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के कार्य पर प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्यविहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा जाता है, अर्थात राज्यविहीन समाज की स्थापना उनके द्वारा बन दिया जाता है। भावात्मक का मतलब यह है कि राज्य इस प्रकार की बाध्यकारी सत्ता पर आधारित संस्था नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ व्यक्ति में पारस्परिक एकता, प्रेम, सहयोग और स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था होती है। उसका उद्देश्य भी यही रखा जाता है। तो अराजकतावाद का मूल उद्देश्य केवल यही है कि एक राज्यविहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाता है, अर्थात बाध्यकारी सत्ता का अभाव हो। इस प्रकार की जो समाजी व्यवस्था होती है, जो यज्ञ प्रकार राज्य का विरोध करता है, राज्य को किसी भी दृष्टि से जन सामान्य के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इस प्रकार की विचारधारा को अराजकतावाद के नाम से जाना जाता है, उसे आर्थिक कहा जाता है।
विलियम डार्विन पौधा अवस्था है, चार्ल्स डिकिंसन, बैकुनिन, ये सारे जो राज्यशास्त्री हैं ये प्रमुख अवस्थावादी विचार माने जाते हैं। यद्यपि अवस्थावादी जो विचार हैं ये विचारधारा बहुत अधिक प्राचीन मानी जाती है। प्लेटो अरस्तु के बाद जिस काव्य को चिंतन आया उसमें भी राज्य को एक बाध्यकारी सत्ता का आधार विस्तार किया जाता है और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति को जन्म से ही जिस कार्य से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, राज्य के द्वारा किसी कार्य में बाधित होती है, प्रतिबंधित होती है, नियंत्रित होती है, इसलिए राज्य समाज की स्थापना कर दिया जाता है। इसलिए राज्य को एक आवश्यक दायित्व में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न राज्यशास्त्रों ने अपने अपने शब्दों में अराजकतावाद को परिभाषित किया है। सबसे बड़ी परिभाषा देते हैं हेक्सेल के शब्दों में। अराजकतावाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का शासक होगा, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति ही निर्णय लेता है, व्यक्ति ही अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस पर किसी की बाध्यकारी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं होता है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, व्यक्ति को रचनात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार की वह विचारधारा, इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का शासक होगा, उस पर किसी भी बाध्यकारी सत्ता या संस्थापना किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, उसे अराजकतावाद के नाम से जाना जाता है। दूसरे विद्वान की बात करते हैं डिकिंसन के शब्दों में। डिकिंसन के शब्दों में अराजकतावाद का अभिप्राय व्यवस्था का भाव नहीं है। अर्थात इस प्रकार से हम बोलचाल की भाषा में अराजकता की बात करते हैं, कानूनी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं, इसका अर्थ अराजकतावाद नहीं है, बल्कि अराजकतावाद का अभिप्राय एक बाध्यकारी सत्ता पर आधारित व्यवस्था का भाव होता है। कहने का यह है कि अराजकतावाद ने किसी प्रकार की कोई बाध्यकारी सत्ता के सबको स्वीकार नहीं देता है। जिस प्रकार से चूंकि राज्य शक्ति पर प्रकार की व्यवस्था होती है, इसलिए राज्य के द्वारा विरोध किया जाता है। तो डिकिंसन ने परिभाषित करते हुए कहा है कि अराजकतावाद का अर्थ व्यवस्था का भाव नहीं है, बल्कि एक बाध्यकारी सत्ता पर आधारित व्यवस्था का भाव पाया जाता है। और बाध्यकारी सत्ता का अभिप्राय, बाध्यकारी सत्ता का अभिप्राय विनाश, विभाजन और बाध्यता से होता है। इसलिए अराजकतावाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता, प्रेम और एकता। इस प्रकार की जो एडवांस प्रकार की विचारधारा होती है जिसमें किसी भी बाध्यकारी सत्ता पर आधारित व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्य का प्रबल विरोध किया जाता है और चूंकि राज्य के पास प्रभावशाली सत्ता होती है, इसलिए सत्ता के आधार किसी प्रकार से व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करने की कोशिश जाती है। और यही कारण है कि व्यक्ति अपने रचनात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए डिकिंसन ने कहा कि अराजकतावाद का अभिप्राय व्यवस्था का भाव नहीं बल्कि एक बाध्यकारी सत्ता का भाव पाया जाता है। अराजकतावाद बाध्यकारी सत्ता का अभिप्राय बहिष्कार होता है, विनाश होता है, विभाजन होता है, जबकि अराजकतावाद का होता है स्वतंत्रता, प्रेम और एकता से लिया जाता है। तीसरे विद्वान की जो परिभाषा बात करते हैं कोकर के शब्दों में, कोकर के अनुसार अराजकतावाद में राज्य को हर दृष्टि से एक आवश्यक बुराई और अवांछनीय संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात राज्य को किसी दृष्टि से लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में नहीं देखा जाता है, स्वीकार किया जाता है। इसलिए बार बार जितने भी अराजकतावादी विचारक हैं, चाहे विलियम डार्विन है, गांधी है, टॉलस्टॉय है, ये सभी राज्यशास्त्री हैं, एक राज्य में ही समाज की स्थापना बल देते हैं। आइए बात करते हैं अराजकतावाद के प्रमुख
यह माना जाता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो समझौते होते हैं, उनको बिना राज्य के लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। राष्ट्रवादियों का मानना है कि जनता के द्वारा जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां जो समझौते किए सरकार कर दिए जाते हैं, इस प्रकार के संधियां समझौते को व्यवहारिक रूप में जनता के द्वारा स्वेच्छा से लागू किया जा सकता है। जनता जानती है, जनता को मालूम है, जनता इस प्रकार की भली बातें जानती है कि इस प्रकार की संधि का पालन करना उनके हित में है। इसलिए जनता के द्वारा जिन कानून का उल्लंघन किया जाता है, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, बल्कि स्वेच्छा से जनता के प्रकार के कानून का पालन किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा दर्जा दी जाती है कि राज्य में जो अपराधी हुए हैं, इनको सुधारने के लिए राज्य के द्वारा नई नई जेलों की स्थापना की जाती है। इसलिए कई बार अपराधी को कारावास की सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, लेकिन कारावास की जो कारावास होती है, जो जेलें होती है, यह अपराधियों को सुधारने के बजाय उन्हें और अधिक अपराध करने के लिए उन्हें मोटिवेशन करने का काम करती है। क्योंकि कहने मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को एक बार अपराध के आधार पर किसी प्रकार का दंड मिल जाता है, तो व्यक्ति का भय खत्म हो जाता है। तो कहने मतलब था कि आज इस प्रकार की जब घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति को 10,000 की प्रवृत्ति में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उसे पकड़ा गया है, न्यायिक हिरासत में लिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं इस कार्य से फिर वापस करने की लगाम चलती रहती है। अर्थात कहीं न कहीं इस कार्य की जो कार्य सुधारात्मक कार्य राज्य के नेतृत्व में नहीं किया जा सकते, इस प्रकार के कार्यों को